हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सो मैकेनिक्स में जो है हम लोग ऑलमोस्ट यूनिट थर्ड जो है वो हमने कवर कर लिया था। मतलब टॉपिक वाइज जो है, थ्योरी वाइज हमने यूनिट थर्ड को ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स को लगभग हमने कवर कर लिया है। एक बार अगर बात करें हम टॉपिक्स की कि यूनिट थर्ड में हमें यानी कि मूवमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना था, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट जो कि हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों वाइज जो है वो कवर कर लिया है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड यूनिट ऑफ मूवमेंट, ये चीज़ें भी हमने कवर कर ली हैं। वेरिग्नन थ्योरम का जो है डिफिनीशन केवल मेंशन है, बट आपको उस पर बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने बताया है और आपको पढ़ना भी है, क्योंकि वेरिग्नन थ्योरम पे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। और वैसे भी अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप डिफिनीशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी थ्योरम का जरूर प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट टॉपिक, वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि लीवर, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीवर जो है बाकायदा आपका मेंशन है। स्टील रॉड, उस पर हम स्टील रॉड भी पढ़ चुके हैं, लीवर भी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ लीवर भी पढ़ चुके हैं। स्टील रॉड और लीवर पे हमने क्या नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व करी हुई है। उसके अलावा बात करें सेफ्टी वाल्व, वो भी हमने जो है टॉपिक वाइज सेफ्टी वाल्व को थ्योरी और एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमने एक क्वेश्चन उस पर भी देखा है। उसके अलावा सपोर्ट पे भी हमने सपोर्ट पे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे जो है इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं, और जो आपका रिएक्शन फोर्स होती है जिसपे आपका बीम सपोर्ट दिया रहता है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, ये भी जो है हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका सिलेबस में मेंशन है पैरेलल फोर्स लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्स। दोनों के बारे में जो है बकायदा बहुत ही डीप में हमने जो है थ्योरी वाइज और न्यूमेरिकल वाइज भी कवर किया हुआ है। उसके अलावा इनका रिजल्टेंट जो निकलता है वो कब, जब क्या नाम है आपका पैरेलल लाइक वाइज रहती हैं और जो अनलाइक फोर्सेज होती हैं, दोनों केस में जो है प्रॉपर हमने और जो कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बकायदा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कपल जो है वो जाना, उसके अलावा प्रॉपर्टीज और इफेक्ट भी जाना। इस पे बेस्ड कपल पे बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चन भी जो है न्यूमेरिकल में देखे हुए हैं। उसके बाद करें जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का भी देखा है और जब कोप्लेनर नहीं रहते हैं कपल फॉर्म होता है वो भी हमने देखा हुआ है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। अब आपका जो न्यूमेरिकल कुछ बच रहा है वो इन्हीं टॉपिक्स पे, जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम और पैरेलल फोर्सेस और कपल पे कुछ न्यूमेरिकल जो है वो बच रहे हैं। उसके अलावा हम ऑलमोस्ट जो है वो सारे टॉपिक वाइज जो है सारी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली सारे आपकी टॉपिक्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपका मेंशन है कि सिंपल प्रॉब्लम ऑन द अबव टॉपिक्स, जितने भी आपके टॉपिक हैं इस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो हमें डिस्कस करनी है। तो जो आपका इस उसमें बचा हुआ है जैसे कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। उसके अलावा बात करें कपल जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कपल की प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कंक्लूसिव पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है आपका थ्योरी पोर्शन जो है हमने कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ जो है आपके जो कपल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि फ्रिक्शन है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि दो बराबर तथा विपरीत दिशा में समांतर बलों में से एक बिंदु ए पर तथा दूसरा बिंदु बी पर कार्यरत है। दोनों ही बल
अल्फा कोण पर अनवरत कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे दोनों ही बल क्षैतिज से अल्फा कोण पर अवनत है, यानी कि इंक्लाइन है। इस स्थिति में उनके बलयुग्म का आघूर्ण जी है। ये दोनों बलों की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन 90 डिग्री पर घुमा दी जाए तो उनके बलयुग्म का आघूर्ण h हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए जब ये बल क्षैतिज के लंबवत कार्यरत हैं तब इनके बलयुग्म का आघूर्ण जी स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। जब यानी कि जब ये क्षैतिज के, देखिए पहले हमारा क्या था, दो जो फोर्सेस हैं वो ये देखिए, ये जो दो बल हैं ये पॉइंट ए तथा बी पे कार्यरत हैं। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, जिसपे पी फोर्स जो है वो लग रहा है। अब क्या है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं, है ना। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। अब जो है जब ये पोजीशन थी तो इनका जो बलाघूर्ण था वो जी है। तो अगर हम जी की बात करें तो जी हमारा क्या होगा, दोनों में से कोई एक फोर्स और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी। अब कह रहा है कि यदि दोनों फोर्सेस को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए, दोनों बलों की क्रिया रेखा 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये होगी और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये होगी, ठीक है। तो इसको क्या करिए, इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए 90 डिग्री पर। तो उनके जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो जी के बजाय एच हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जी स्क्वायर, सिद्ध करना है कि क्षैतिज जो आपका वर्टिकल है और वो हॉरिजॉन्टल है उसके लंबवत कार्य करते हैं। जब ये बल जो है उसके लंबवत कार्य करते हैं तो उनके बलयुग्म का आघूर्ण जी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। चलिए अगर बात करें तो अगर पॉइंट जो बी है वहां से ए पर जो फोर्स हमारा कार्य कर रहा है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना, दोनों फोर्सेस के बीच में। तो अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारा एक ये ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म होता है, ठीक है। अगर बात करें जो ये लेंथ BC होगी, ये क्या होगी, ये जो आपकी AB लेंथ है उसका हम कंपोनेंट लेंगे तो AB cos अल्फा तो अब आपका AC हो जाएगा और AB sin अल्फा आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो आपका G आघूर्ण है, यानी कि जब इनिशियल पोजीशन जो आपके और A और B की थी उस केस में जब आपका आघूर्ण G था, वो आघूर्ण कैसे निकले, तो उस आघूर्ण के लिए हमें क्या है, दोनों में से एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपने निकाला ए बी साइन अल्फा, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू ए बी साइन अल्फा। अब कह रहा है कि जब हम 90 डिग्री पे घुमा देते हैं दोनों फोर्सेस को, तो इसको हमने घुमाया तो घुमाने पे हमारा ये आया और ये आया। अब हमें इन दोनों के बीच में फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से अगर आप या तो एक काम करिए, दो केस हो सकते हैं, या तो जैसे आपने ऊपर बनाया है तो आप नीचे भी ऐसे यहाँ से डाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, फोर्सेस के बीच में ही आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे बनाएंगे तो आपको कंपोनेंट आसानी से मिल जाएगा। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई दोनों फोर्सेस के बीच में, वो आपकी हो गई AC, और AC बराबर क्या हो गया आपका, देखिए तो दूसरी कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो अब क्या हो जाएगा, जब हमने फोर्सेस को
रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BC हो गया। यहाँ पे आपका गलत दिखा है FC, ठीक है। तो अब यहाँ से जो BC होगा, ये देख रहे हैं BC क्या होगा, ये जो आपका, अगर ये एंगल क्या है हमारा ऊपर वाला एंगल, जो एंगल था CBA, ये हमारा क्या नाम है, आपको अल्फा दिया हुआ था और टोटल 90 डिग्री रोटेट करा है। ये जो आपकी P फोर्स है ये 90 डिग्री रोटेट करी है, तो टोटल एंगल 90 हो जाएगा। ये ऊपर वाला एंगल अल्फा था, तो जो एंगल AB और ये बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, 90 माइनस अल्फा। तो ये 90 माइनस अल्फा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब बात करें, हमें BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में मिल रही है, तो BC को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका AB है इसका क्या नाम है, एक तो कॉस कंपोनेंट तो AC के डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो जो साइन कंपोनेंट होगा वो BC देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो BC क्या हो जाएगा, AB साइन 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा आप सबको पता है कि कॉस होता है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है तो कॉस अल्फा होता है। अब बात करें तो बलाघूर्ण की, तो बलाघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BC, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका H हो जाएगा आघूर्ण, वो हो जाएगा P इंटू AB कॉस अल्फा। अब देखिए आपको निकालना, प्रूफ क्या करना है, G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट निकालना है, ठीक है। तो G और H हमको मिल चुके हैं, अभी G स्क्वायर और H स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। तो G का स्क्वायर करेंगे तो P इंटू AB साइन अल्फा का स्क्वायर, और H स्क्वायर करेंगे तो P इंटू AB कॉस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो P स्क्वायर AB स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों में P स्क्वायर AB स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है ये है सर्वसमिका, ठीक है। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू AB। अब क्या कह रहा था, तीसरी कंडीशन भी आपको दिया हुआ था कि जब फोर्सेज जो है लंबवत होंगे तो ये G स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू उसके आघूर्ण के बराबर होगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल के लंबवत दोनों फोर्सेज हो जाएंगे, दैट मीन्स कि ये जो आप देख रहे हैं A और B, तो एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर B के होगी और एक फोर्स डाउनवर्ड के डायरेक्शन में A के परपेंडिकुलर होगी। नहीं तो अगर एक फोर्स B के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी तो दूसरी फोर्स A के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगी, AB। तो इस तरीके से जो इनका आघूर्ण आएगा वो आएगा P इंटू AB। अब चूंकि P इंटू AB आपको G स्क्वायर H स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो P इंटू AB है वो क्या हो जाएगा, आपका आघूर्ण हो जाएगा, और जो कि कितने किसके बराबर है, G स्क्वायर H स्क्वायर के। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो फोर्सेज हैं वो जब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होंगी तो जो उनका आघूर्ण होगा वो कितने किसके बराबर होगा, रूट G स्क्वायर H स्क्वायर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पे अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया हुआ है, आइए इस पे देखते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि W न्यूटन भार का एक जो है आपका गोला है, स्फीयर है, एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से डोरी द्वारा बांधकर लटकाया गया है। यदि डोरी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो जिस डोरी से लटकाया गया है, कह रहा है कि यदि डोरी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो डोरी में तनाव, ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव तथा दीवार की गोले पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए जो एक्चुअल सिचुएशन है वो यहाँ पे आपको डोनेट नहीं रिप्रेजेंट नहीं करी गई है। कह रहा है जो डोरी की लंबाई है वो गोले के रेडियस के बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये जो बढ़ी हुई लेंथ है
ये एक्चुअली में जाके ऊपर अटैच हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको दो सिचुएशन दी हुई है। कह रहा है कि ये जो गोला है आपका, इसके रेडियस आर है और इसके ऊपर एक रस्सी जो है इस बी पॉइंट पे बंधी हुई है, जिसकी गोले को बैलेंस की हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो रस्सी है बंधी हुई है, वो क्या करेगी, इसके आपके गोले के ऊपर से बंधी हुई है। और जो आपकी रस्सी है, एक चीज और दिया हुआ है कि आपकी रस्सी की जो लेंथ है वो गोले के रेडियस के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर जो ये आपका गोला है, ये जो वर्टिकल प्लेन है जिसके सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है, लटका हुआ है रस्सी के सहारे, इस प्लेन पे कितना जो है रिएक्शन डेवलप करेगा, यानी कि ये जो आर फोर्स लग रही है। और दूसरा जो है ये रस्सी इस प्लेन से कितना एंगल बनाएगी। तो अगर मान लीजिए ये रस्सी जो है, ये प्लेन जो आपका है वर्टिकल प्लेन, इससे थीटा एंगल बनाती है और गोले का भार डब्लू है। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो जब ये रस्सी के सहारे गोला रहेगा तो यहाँ दीवार पे आके टकराएगा, दीवार इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब हमें जो है ये निकालना है कि ये आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि रिएक्शन फोर्स दीवार कितना लगा रही है, और साथ ही साथ जो आपका थीटा है वो कितना है। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि हमको पहले ही पता है, ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन टी है, तो ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो टेंशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी पॉइंट पे ऊपर की ओर एक फोर्स आएगी, वो होगी आपकी टी कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी वॉल की तरफ, वो होगी टी साइन थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा पहले। फिर उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई कॉस थीटा। अब अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल आपका जी सी डी, इसमें देखिए ये अगर आर है और ये क्या है, ये भी आर है, तो जो लेंथ ऑफ सी सी होगी वो 2r हो जाएगी। और जी सी क्या है, ये रेडियस के बराबर ही तो है क्योंकि गोला टच कर रहा है, तो आर के भी तो बराबर है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें या कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आधार हमें नहीं पता है। साइन थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेन्यूस पता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आर और कर्ण की वैल्यू 2r, तो आर बटे 2r यानी कि 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे टी कॉस थीटा यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन फोर्स का रिजॉल्व पार्ट है वो टी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ लगता है, अपवर्ड क्या नाम है, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो इसको रखेंगे तो आपको टी की वैल्यू 2w/√3 मिल जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक तो आपका कंपोनेंट टी का लग रहा है, टी साइन थीटा, वो क्या लग रहा है, सेंटर से जो जी है वहां से राइट तरफ लग रहा है, और रिएक्शन आपका लेफ्ट साइड लग रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 टी/2, टी की वैल्यू आपको पता है 2w/√3। तो यहाँ से आपका जो
आर है वो क्या हो जाएगा W/√3। यही दो चीज़ें आपको पूछी थी, एक आपको रिएक्शन फोर्स पूछी थी और दूसरा आपको एंगल पूछा था। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को जो आपके जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ जो है और न्यूमेरिकल हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। आप इसको, एक तो आपने ये बैलेंस के थ्रू किया, ठीक है, मतलब कि फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करके या इक्विलिब्रियम के माध्यम से। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को एक और माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, लॉमी प्रिंसिपल से। कैसे? देखिए, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस कार्य कर रही हैं। एक तो टेंशन कार्य कर रही है, एक आपकी ये रिएक्शन कार्य कर रही है, और एक आपका डब्लू। ये तीनों पॉइंट क्या है, जी पे कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों का संतुलन बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू लॉमी प्रिंसिपल, फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल ऑफ अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो आपको पता है ये एंगल हमारा 60 होगा। तो अगर ये 60 होगा तो 180 में से हम 60 घटाएंगे तो ये इतना, हमें कितना मिल जाएगा, एंगल BGR। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, और ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग ही रहा है, तो इस फोर्स का जो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है वो 60 है, कितना हो जाएगा, ये जो एंगल आपको मिलेगा BGW ये आपको 150 मिल जाएगा, और जो एंगल मिलेगा RGW ये 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल जो हमें मिल गए हैं, तो हम आसानी से अगर लामी प्रिंसिपल लगाएंगे तो W बाई साइन 120, R बाई साइन 150 और आपका T बाई साइन 90 डिग्री, ये तीनों को इक्वल करेंगे और जो भी हमें ज़रूरत होगी वो हम सॉल्व करके क्वेश्चन को निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए 90 लिया हुआ है, थीटा आपका 30 है तो ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 30 है तो 120 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3.35। आइए, जो आपका ये एग्जाम्पल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन जो है इसी बेस पे, जो क्या नाम है, लॉमी प्रिंसिपल से भी लग जाएंगे और फोर्सेस को बैलेंसिंग के थ्रू भी जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है आपके इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर के एक चिकने सिलेंडर का भार 600 न्यूटन है। यह एक बी खांचे में चित्रानुसार लगा हुआ है। ठीक है, खांचे के तलों को चिकना मानते हुए प्रक्रियाएं ज्ञात कीजिए। अब अगर चिकना लिखा हुआ है, इसका बेसिक केवल एक ही रीजन है कि जो आपका ये सरफेस है जिसमें बी शेप की, उस सरफेस में जो है जिसमें ये आपका ये गोला आपका रखा हुआ है, इसकी सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, मतलब हमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए जो है उसने मेंशन किया हुआ है कि जो आपका बॉल है वो, जो सरफेस है बी शेप की, उसकी सरफेस चिकनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर रिएक्शंस निकालना है। अब देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया, जैसे कि मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में बताया भी था, कि जो रिएक्शंस होती हैं वो जिस भी सरफेस पे होती हैं या जिस पे
फोर्स लगाई जाती है उसके परपेंडिकुलर कार्य करती है। अब जैसे बॉल जो है इस जो ये सरफेस है बी, इसके सहारे है, तो बी के परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बॉल का और सरफेस का, ये इसके परपेंडिकुलर कार्य करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे ए पे जो कांटेक्ट है ये क्या करेगी, ए के परपेंडिकुलर जो है हमारी बॉल पे रिएक्शन कार्य करेगा। अब देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है एंगल, वो जो आपकी सरफेस ए एन है इसका एंगल आपको 25 डिग्री दिया हुआ है, और जो आपकी दूसरी सरफेस है बी एन उसका एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो आपका वेट होगा आपके बॉल का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड कार्य करता है। तो अगर हम यहाँ से जो एन है इससे एक परपेंडिकुलर डालें तो क्या होगा, जो इसकी रिएक्शन वो क्या होगा, इस पॉइंट से ही पास होगी। ये कंपलसरी है कि जो आपका रिएक्शन होगा और जो इसका वेट होगा अगर ये संतुलन में है तो मतलब कि ये फोर्सेस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, साथ ही साथ कॉन्करेंट होंगी। कॉन्करेंट मतलब एक बिंदु से पास हो रही होंगी। अगर नहीं होती तो क्या होता कि कपल जनरेट होता और बॉल हमारा जो है रेस्ट पोजीशन में नहीं रह पाता। तो संतुलन के लिए सबसे जो प्राइमरी कंडीशन यही है कि जो सारे फोर्सेस हैं वो एक बिंदु से पास होंगे। तो दैट मीन्स कि जो रिएक्शन ऑफ प्लेन ए एन होगा उसका और जो प्लेन आपका बी एन होगा उसका रिएक्शन दोनों क्या होगा, और बॉडी का वेट, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन से तो ये एंगल आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 90 माइनस 25, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल हमारा ऑलरेडी 90 है, तो 90 माइनस 25 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 25। सेम यहाँ पे एंगल 90 है। ठीक है, आपको 60 दिया हुआ है, ये एंगल अगर आपको 60 दिया हुआ है तो ये जो एंगल होगा आपका, ये चूंकि 90 है, ये एंगल आपका 60 है, तो ये अगर यहाँ से अगर हम एक पॉइंट खींचें तो ये एंगल आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, ऐसे ही ट्रेंगल बना लेते हैं मान लीजिए, या इस पॉइंट से पास हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये एंगल 60 है तो इसी तरीके 90 माइनस 60 होगा, फिर एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब बात करें तो ये जो एंगल होगा आपका ए ओ बी, ये एंगल आपको मिल जाएगा 60 प्लस 25, और इसी का जस्ट जिसको आप शीर्षाभिमुख बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, वो आपके ये एंगल होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो आपके रिएक्शन एस है और रिएक्शन आर है उसके बीच में आपको एंगल 85 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करें तो हमारा जो वेट डब्लू है, ठीक है, और जो रिएक्शन आर है उसके बीच में एंगल की बात करें तो ये आपको 90 डिग्री पता है और ये आपका 60 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी एंगल हमको पता चल जाएगा। अब 360 में से घटा देंगे, या 25 ये है और 90 ये है, तो ऐड करेंगे तो 115 जो है 90 प्लस 25 ये आपका ये एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल मिल गए। अब बात करें W बाई साइन, अब W के अपोजिट 60 प्लस 25 85, तो W बाई साइन 85 और रिएक्शन R बाई ये एंगल साइन, तो ये जो R होगा वो S और आपके W के बीच का एंगल होगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, 180 माइनस 60 किया हुआ है, 180 माइनस 60 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका 90 प्लस 25 होगा, और जो S बाई होगा वो एंगल आपका R और W के बीच का एंगल होगा, तो 90 प्लस 60 होगा। ठीक है, 90 प्लस 60 होगा 150। इन्होंने ये क्वेश्चन जो है
गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आप एंगल जो है, अगर हम एंगल देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ देखिए, तो क्या है कि जैसे कि ये एंगल हमारा 25 था, तो ये एंगल 90 होगा। ये छोटा वाला 25 होगा, 90 माइनस 25 जस्ट अपोजिट है, तो ये भी 90 माइनस 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। सेम तरीके से ये 60 हो जाएगा। तो अब बात करें, तो चूंकि ये दोनों एंगल मिला के 85 डिग्री बनाएंगे, तो जस्ट अपोजिट इसका 60 और जस्ट अपोजिट 25, तो ये एंगल भी 25 होंगे। यानी कि एक फोर्स हमारी आर लग रही है, दूसरी एस लग रही है, इनके बीच का एंगल 85 है ना। तो अगर हम डब्लू वाई करेंगे तो डब्लू वाई साइन 85 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आर की बात आती है। अब आर वाई, तो चूंकि ये एंगल आपको दिया हुआ है, अगर हम देखें तो जो एस है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है और एंगल आपको 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक तरीके से आप अगर चाहे आप इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये 160 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका एंगल एस ओ आर ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 120, यानी कि आर बाई 120 है ना। उसके बाद जो आपका एस है, एस बाई करेंगे तो देखिए ये 180 बना रहा है। 180 में से अगर हम 25 घटा दें, 180 में से 25 घटा दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 155। तो एस बाई कितना हो जाएगा, 155। तो 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 25, साइन 60 और साइन 85। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 85 की वैल्यू जो है आपको डायरेक्ट कैल्सी से ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, और 25 की वैल्यू भी आपको कैल्सी से रखनी पड़ेगी, और कोई तरीका दूसरा नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक आपको बीम दी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके जो है, जो सपोर्ट है उस पे हमें क्या है, सपोर्ट से हमें रिएक्शन फोर्सेस को निकालना है। तो देखिए, और ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो पॉइंट ए है इस पे हमारा केवल एक सपोर्ट है, दैट मीन्स आर बी, एक ही रिएक्शन जनरेट हो रही है। तो अगर बात करें तो जो आपको ए पे सपोर्ट है वो एंगल थीटा पे कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी फोर्सेस हैं उसको हम, जो भी सपोर्ट है उस पर हम रिएक्शन मानेंगे। जैसे ए पे हमने रिएक्शन मान लिया आर ए है। ठीक है, सॉरी आर ए तो आपको एक एंगल थीटा पे दिया ही हुआ है। ठीक है, और बी पे आर बी है। अब देखिए, अगर आर बी आर ए आपको एंगल थीटा पे दिया हुआ है तो इसका हम कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट कैसे लेंगे, एक तो वर्टिकल में और एक हॉरिजेंटल में। तो आर ए कॉस थीटा जो होगा वो आपका वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, और आर ए साइन थीटा आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ए पॉइंट पे लगेगा। उसके अलावा 40 न्यूटन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और 20 न्यूटन लग ही रहा है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन जो हम प्रीवियसली मान के चलते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव और लेफ्ट टू राइट जो है हॉरिजेंटल में वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फोर्सेस हैं उन्हें वर्टिकल डायरेक्शन में हम बैलेंस करेंगे। तो अगर वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो आपका रिएक्शन लग रहा है आर ए कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो आर ए कॉस थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे। तो आर ए कॉस थीटा, और उसके अलावा 20 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड को हम निगेटिव मान के चलते हैं। तो आर ए कॉस थीटा -20
इसके अलावा 30 किलो न्यूटन का फोर्स ये भी डाउनवर्ड लग रहा है और 40 किलो न्यूटन का फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको भी माइनस करेंगे, -20 -30 -40। इसके अलावा पॉइंट बी पे आपको सिंगल रिएक्शन जो है वो इंक्लूड करना है, तो प्लस आरबी। तो इस तरीके से जो है ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनके बैलेंसिंग की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए अननोन, ना तो हमको थीटा पता है, ना आर ए पता है और ना आर बी पता है, 3 अननोन है। ठीक है, तो हम इक्वेशन को यहीं से सॉल्व करके छोड़ देंगे, यानी कि आर ए कॉस थीटा प्लस आर बी इक्वल टू 90। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करने की। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो आपका आर ए साइन थीटा लग रहा है, इसके अलावा 40 किलो न्यूटन जो है राइट टू लेफ्ट लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लेफ्ट टू राइट लग रहा है। ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, तो आइए इनको बैलेंस करते हैं। तो फोर्सेस की अगर बात करें तो आर ए साइन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और 40 किलो न्यूटन जो है वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, और हम राइट टू लेफ्ट में निगेटिव मान के चल रहे हैं, तो आर ए साइन थीटा -40 और ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है 20 किलो न्यूटन, तो प्लस 20। तो यहाँ से आपको आर ए साइन थीटा की वैल्यू आर ए साइन थीटा बराबर 20 मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन तो दो हैं, जिसमें अननोन हमारा कितना है, एक आर ए है, एक थीटा है और एक आर बी है। तो हम इन दोनों इक्वेशन के हल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मूवमेंट की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, ये जो पॉइंट है ए, इसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो देखिए जो ये आर ए की वजह से जो फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही हैं उनका मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा 40 किलो न्यूटन फोर्स भी ए से पास होगी, उसका भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ 20 किलो न्यूटन फोर्स जो है वो भी ए से ही पास होगी, तो इसका भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा। मूवमेंट हमारा बचेगा केवल 20 किलो न्यूटन फोर्स का, 30 किलो न्यूटन फोर्स का और 40 किलो न्यूटन फोर्स का। इन तीनों फोर्सेस का जो है मूवमेंट हमारा बचेगा। तो आइए मूवमेंट इक्वेशन देखते हैं। अब देखिए जो 20 किलो न्यूटन है उसका मूवमेंट कितना होगा, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। इसी तरीके से 30 किलो न्यूटन जो है इसका 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, लेकिन जो आपका 20 किलो न्यूटन होगा उसका निगेटिव होगा और जो 30 किलो न्यूटन होगा इसका भी निगेटिव होगा। साथ ही साथ 40 किलो न्यूटन इंटू 6 ये भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए जनरेट करेंगे। उसके अलावा जो हमारा रिएक्शन आरबी है, आरबी इंटू 7 ना, ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आइए मूवमेंट इक्वेशन जो है उसको देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो ए से पास होने वाली सारी फोर्सेस का मूवमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि आपका रिएक्शन आर ए है, उसके अलावा 40 और जो 40 किलो न्यूटन की फोर्स है, और उसके अलावा यहाँ पे जो आपको 20 किलो न्यूटन की फोर्स दी हुई है। ठीक है, जो अन्य फोर्सेस हैं उनके मूवमेंट हमारे बचेंगे। जैसे कि -20 किलो न्यूटन, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, तो -20 इंटू 2, फिर -30 इंटू 5, उसके अलावा -40 इंटू 6 और आरबी इंटू 7। तो यहाँ से जो आरबी हमारा कितना निकल आएगा, आरबी हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 61.43 किलो न्यूटन के आसपास हमारा जो आरबी की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें तो जो आपका इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे आपका आरबी है, ये आरबी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आर ए और कॉस थीटा और साइन थीटा ये दो अननोन बचेंगे और दो ही इक्वेशन भी बचेंगे। ठीक है, तो उन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आरबी की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको आर ए कॉस थीटा बराबर 28.57 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम स्क्वायर करके दोनों
इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा। तो आर ए कॉस थीटा यानी कि आर ए, अब देखिए यहाँ पे 2 बार आर ए का स्क्वायर लिखा है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर आर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 28.57 का होल स्क्वायर, और जो आपको वहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 400, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वही सर्वसम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, आर ए को कॉमन ले लेंगे। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करके 1216.24, इसका रूट लेंगे तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करें एंगल की। अभी हमारे पास एक और अननोन है थीटा। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें। तो दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो आर ए साइन थीटा अपॉन आर ए कॉस थीटा, यहाँ से आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 20/28.57। यहाँ से जो आपका tan थीटा आएगा 0.7 आएगा, और थीटा की वैल्यू आपको 35 डिग्री आएगी। इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोग जो है उसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारित एक बल्ली AB के साथ कब्जों द्वारा लगी छड़ों में बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बल्ली है जो कि वेटेड है, ठीक है, इसमें कब्जे लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो कब्जों के द्वारा छड़ी लगी हुई हैं उस पर हमें फोर्स जो है वो निकालना है। मतलब कि बात करें तो हमें ए और बी पे मान लेना है कि जो पॉइंट आपका बी है उस पर रिएक्शन आर बी है, और जो आपको पॉइंट ए है उस पर 2 रिएक्शन लग रही हैं, ठीक है। कैसे, वो अभी बताते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे कि जो आपका आर ए पे एक रिएक्शन आर ए हम मान लेते हैं कि आर ए जो है वर्टिकली अपवर्ड लग रही है और बी पे आर बी लग रही है। अब ये जो तो कब्जे पे जो छड़ लगी हुई है, ठीक है, एक आपको डी दिख रही है, एक आपको ई दिख रही है। इन छड़ों में कह रहा है कि फोर्स ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें रिएक्शन पता चल जाए तो इसमें कितना फोर्स होगा, मतलब किस तरीके से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हम आसानी से जो है इसका क्या नाम है, फोर्स आर ए को रिजॉल्व करके और निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो हम क्या करेंगे, फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो आर ए रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, 250 किलो न्यूटन की जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, उसके अलावा आर बी जो है वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो आर ए प्लस आर बी हमारा क्या हो जाएगा, 250 किलो न्यूटन। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, हमारे पास 2 अननोन है, इक्वेशन 1 है, तो इसलिए हमें मोमेंट जो है निकालना पड़ेगा। अब मोमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ए के अबाउट जो है मोमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जो आपकी भुजाएं हैं डी और ई, इसमें जो है इसका मोमेंट हमें नहीं पता है, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ ही साथ आर ए का भी मोमेंट 0 हो जाएगा। तो बात करें अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि 250 किलो न्यूटन की फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी, वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, 2 इंटू 250 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस आर बी इंटू 8 प्लस 2 10 मीटर, आर बी इंटू 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आर बी हमारा कितना आ जाएगा, 500/10 बराबर 50 किलो न्यूटन। और आर ए की बात करें तो आप इसकी जो आर बी की वैल्यू है उसको ऊपर वाले आर ए प्लस आर बी इक्वेशन में रखेंगे, तो आपको आर ए बराबर कितना मिल जाएगा, 200 किलो न्यूटन। अब जब आपको आर ए की वैल्यू पता चल गई 200 किलो न्यूटन, तो आप इसको क्या करिए, रिजॉल्व कर लीजिए। चूंकि एंगल आपको पता ही है,
एक एंगल आपको 30 दिया हुआ है, एक 60 दिया हुआ है। तो अगर जो मानते हैं कि ये फोर्स जो है ई में आर ए ई है, तो आर ए ई बराबर क्या हो जाएगा, आर ए कॉस 60, उसके बाद आर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए साइन 60, ओ सॉरी आर ए कॉस 60, क्योंकि एंगल ये भी 60 है और ये 30 है, दोनों एंगल है। तो चाहे आप कॉस के फॉर्म में करेंगे, चाहे अगर इसी एंगल से करिए, तो आर ए कॉस 60 तो आपका आर ए ई हो जाएगा, और आर ए डी की बात करेंगे तो आर ए साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे साइन 60 कर लीजिए, चाहे कॉस 30 कर लीजिए, बात एक ही है। इसके अलावा आप लामी प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो फोर्सेज होंगी वो डाउनवर्ड लगेंगी डी की तरफ और ई की तरफ, उसके बाद जो रिएक्शन होगा अपवर्ड लगेगा, तो एंगल आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये रिएक्शन आपका अपवर्ड लगेगा, ये एंगल आपका दिया ही हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, और जब ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो चूंकि ये वर्टिकली अपवर्ड लग ही रहा है, ये आपको 60 है तो ये बचेगा 30। ठीक है, और 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री ये हो जाएगा, और 120 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो आप लामी प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजियर हमारा क्या है कि हम सीधे कंपोनेंट को आर ए के कंपोनेंट को रिजॉल्व करके और जो भी फोर्स उसमें लग रहे हैं उसको हम निकाल लें। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो है लेक्चर्स में प्रीवियस डिस्कस करे हुए हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं 3.42, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पॉइंट ए है इस पर एक कब्जा लगा हुआ है और ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, किसी पॉइंट ए पे ये फिक्स्ड है, और एक जो रॉड है जिसका मान लीजिए वेट डब्लू है, तो वो तो उसके ग्रेविटी सेंटर पे लगता है वेट। ठीक है, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है। अब जो ये रॉड है इसके एंड बी पे एक हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो हमें क्या करना है कि जो रिएक्शंस हैं कब्जे के रिएक्शन उसे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो रॉड है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसके अलावा एक फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके अलावा देखिए रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इसमें जो है, अगर हमारा जो एफ है ये इसी रॉड के डायरेक्शन में होता है, जो हम फोर्स एफ लगा रहे हैं वो रॉड के डायरेक्शन में होता है, तब तो बात अलग थी। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इसके अलॉन्ग नहीं लगेगी, कुछ हट के लगेगी। लेकिन एक पॉइंट ये निश्चित है कि जो रिएक्शन होगी और जो आपका वेट होगा और जो आपका एफ होगा वो तीनों एक पॉइंट पे पास कर रहे होंगे। तो ये देखिए जो पॉइंट एन है यहाँ पे, इससे क्या है, आपका फोर्स भी पास हो रहा है, आपका वेट भी पास हो रहा है और आपका रिएक्शन भी पास हो रहा है। अब मान के चलते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रही है, तो ये 90 डिग्री होगा ही। तो ये जो आपका जीएन है इससे बीटा एंगल पे आपका जो रिएक्शन है ये आपका जो हिंद फोर्स का रिएक्शन है पॉइंट ए पे वो आपका आर है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि एंगल हमको ये 60 दिया हुआ है और एफ या आप कह लीजिए एफ एन या बी एन जो है इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी जो एंगल आपका बी एन जी है ये 90 हमको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड की वजह से। ठीक है, मास आपका अब देखिए जो ग्रेविटी सेंटर है रॉड का वो रॉड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, वेट जो है वो मिडिल पर लगता है। अब बात करें तो अगर आपको ये एंगल 60 दिया हुआ है तो ये एंगल भी हमारा 60 होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ से अगर बात करें थीटा की तो 180 माइनस 30 कर देंगे, दैट इज 150। तो थीटा हमें जो है 150 मिल जाएगा। अब आपको एक रिलेशन पता होगा, जैसे
m प्लस n कॉट थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, m कॉट थीटा कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशन आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा जिसको तो पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से अब m क्या है, कितने किस पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो क्या है। जैसे ये रॉड है आपका, तो अगर ये इसका वेट इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर मान लीजिए m एंड n रेशियो में डिवाइड करता, तो ये एंगल कॉट थीटा कितना होता, उसके लिए ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि m और n दोनों सेम एंगल है, अगर मान लीजिए ये आपका GB जो है m होता और GA आपका n होता, तो यहाँ पे m प्लस n कॉट थीटा, यानी कि इनके बीच में एंगल ये क्या होता है, m कॉट अल्फा, यानी कि ये वाला एंगल माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, अब चूंकि m और n क्या है, इक्वल है, तो l इनकी लेंथ हो जाएगी, या कुछ भी ले लीजिए, या m ही रहने दीजिए। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है 150, l कॉट अल्फा की वैल्यू हमें 90 पता ही है, और l कॉट बीटा। ठीक है, इस तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें कॉट बीटा की वैल्यू मिलेगी, और कॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है 2 कॉट 30, यानी कि 2√3। अब यहाँ से कॉट बीटा बराबर 2√3, तो बीटा बराबर कॉट इनवर्स 2√3। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो अगर बात करें वर्टिकल में, तो आपका जो फोर्स F है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में, तो आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल में F कार्य कर रहा है, और जो रिएक्शन R है उसका साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली, जो आपका रिएक्शन है उसके अपोजिट कार्य करेगा। यहाँ पे देखिए ये है R। अब R का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, और जो साइन कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली F के अपोजिट जो है कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी कि F माइनस आर साइन बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर साइन बीटा बराबर F हो जाएगा। ऐसे ही वर्टिकल की बात करें तो आर कॉस बीटा माइनस डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस आपको दिया है, तो यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो आपको tan मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ओ सॉरी कॉट, तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिलेगा जो है W/F इक्वल टू कॉट बीटा। तो यहाँ से आप F बराबर क्या लिख सकते हैं, W/कॉट बीटा। कॉट बीटा की वैल्यू आपको जस्ट अभी आपने निकाला है 2√3, तो W/√3 जो है आपकी F की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो आपकी ये दोनों इक्वेशन है इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स कि ये केवल आर स्क्वायर आएगा, F प्लस डब्लू, F स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से बात करें तो आपका R जो होगा रूट F स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर। F की वैल्यू आपको पता है W कॉट बीटा या W/2√3। तो W/2√3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर 4√3 प्लस डब्लू स्क्वायर, और डब्लू स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो W/1/12 प्लस 1। तो यहाँ से आपका R क्या आ जाएगा, W√13/2√3, और F जो आ जाएगा वो W/2√3। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इतने लेंदी क्वेश्चन जनरली आपके जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको जो है इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है या क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है वो आपकी इम्प्रूव होगी, इनहेंस होगी। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं 2.43 3.43। अगर बात करें एग्जांपल 3.43 की, तो इसमें दिया हुआ है एक फाउंड्री क्रेन की क्षैतिज रेल 4
4 मीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी एक फाउंड्री क्रेन है, इसकी एक क्षैतिज रेल है जो 4 मीटर लंबी है। उसके बाद कह रहा है तान छड़ की दीवार पर 2 मीटर, और दीवार की ऊंचाई 2 मीटर है। एक आपकी ये रॉड है जो कि टेंशन क्रिएट करती है, इसकी ऊंचाई क्या है, 2 मीटर है। यदि 6 किलो न्यूटन का भार रेल पर दीवार से 3 मीटर की दूरी पर लटका है। अब दीवार से 3 मीटर की दूरी पर एक 6 किलो न्यूटन का भार जो है आपका लटका हुआ है। ठीक है, अब ये 3 मीटर की दूरी है, यहाँ पॉइंट सी पे यहाँ से 6 किलो न्यूटन का भार आपका लटका हुआ है। तो तान छड़ में तनाव तथा क्षैतिज रेल द्वारा क्षैतिज रेल पर दीवार की हिंज की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो तान छड़ है, यानी कि जो आपकी टेंशन को क्रिएट करने वाली रॉड है, उसमें जो है आपको टेंशन ज्ञात करना है, और ये जो आपका पॉइंट ए पे जो आपकी क्षैतिज रेल हिंज है, इसका आपको रिएक्शन ज्ञात करना है। तो बात करें, मानते हैं कि ये जो एंगल आपका है डी बी और ए, ये वाला एंगल, ये एंगल हम मानते हैं कि एंगल हमारा थीटा है। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये क्या पता चलेगी कि आपकी डी बी जो है वो अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। देखिए, आपको ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, तो पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से आप डीबी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। डीबी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका रूट बेस का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से आपकी जो डीबी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2√5। उसके अलावा हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, या आप वैसे भी tan थीटा भी निकाल सकते थे लंबटे आधार, यानी कि यहाँ से आपका tan इनवर्स के फॉर्म में आता, लंब आपका 2 है और बेस आपका 4 है, तो यानी कि 1/2। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1/√5 आएगी, जो कि कोई क्या नाम है सफिशियंट जो है आपका एंगल नहीं आ रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट निकाल के वैल्यू उसको रख लेंगे, जैसे कि हम आगे इस्तेमाल कर पाएँ। अब चूंकि देखिए हमारा tan थीटा क्या है, लंबटे आधार यानी कि 1/2। तो बात करें इस ट्रायंगल में, जो ये आपका ट्रायंगल NCB है ना, थीटा हमको पता है इसकी वैल्यू 1/2 है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे आधार, तो यानी कि n लंब आपका क्या है NC, और आधार आपका CB है, तो NC/CB क्या हो जाएगा 1/2। तो NC बराबर क्या हो जाएगा 2CB, ओ सॉरी, NC बराबर क्या हो जाएगा CB/2, यानी कि हाफ। अब बात करें ट्रायंगल AN, ट्रायंगल ये जो आपका दिया हुआ है, जहाँ पे आपकी रिएक्शन हम मान के चल रहे हैं R जो है वो एंगल अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे आपकी रिएक्शन R काम कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चूंकि आपकी देखिए वेट आपका डाउनवर्ड लगेगा, 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पे रॉड है जो कि टेंशन क्रिएट कर रही है, तो इसलिए आपका जो रिएक्शन होगा इसके अलॉन्ग न लग के इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम मान रहे हैं कि ये अल्फा एंगल पे लग रहा है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर यहाँ से आपका, चूंकि आपको सी भी पता है, तो आप ए सी का स्क्वायर और प्लस एन सी का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर आपका 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और एन सी जैसा आप ही आपने निकाला था हाफ, बी सी की वैल्यू 1 थी, तो यानी कि हाफ मीटर, तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको √37/2 जो है वो आपको ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको देखिए
यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल गई। अब जब साइन अल्फा की बात करते हैं तो साइन अल्फा, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे हम साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब आपका एनसी आपको पता ही है, अभी जस्ट आपने निकाला है हाफ, और कर्ण क्या है आपका ए एन, ये भी आपने निकाला हुआ है, रूट 37। तो इस तरीके से आपको जो है हाफ बाई 2 रूट 37 यानी कि 1 बाई जो है 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 37 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी हमारी फोर्सेस जो है वो काम करेंगी। जैसे कि जो रिएक्शन है आर आर कॉस अल्फा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल में काम करेगी, आर कॉस अल्फा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में अगर जो आपका टेंशन है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो टी कॉस थीटा अपोजिट इसके काम आर की डायरेक्शन से अपोजिट कार्य करेगा, है ना। ठीक है, यानी कि आर कॉस अल्फा माइनस टी कॉस थीटा। अब आर कॉस अल्फा की वैल्यू आपको 6 बाई रूट 30 पता है, और ये किसके बराबर है, टी कॉस थीटा की वैल्यू आपको 2 रूट 5 पता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो आर जो है वो टी के सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो जैसे आपने अभी तो निकाला था आर कॉस अल्फा, इसी तरीके आर साइन अल्फा कर दीजिए, तो आर साइन अल्फा ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और साथ ही साथ जो टी साइन थीटा होगा ये भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा 3 मीटर पे आपका एक बेट 6 किलोमीटर डाउनवर्ड लगता है ना, तो -6 कर देंगे क्योंकि नीचे की तरफ जो है ये बेट हमारा कार्य कर रहा है। अब आपको साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 बाई रूट 37 और साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 5। तो आर बाई रूट 37 टी बाई रूट 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अगर आर का जो आर की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में रख दें, आर बराबर हमने क्या निकाला था टी बाई रूट 5, तो टी बाई रूट 5 देखते हैं यहाँ पे आपका जो हमने आर बराबर निकाला था, आर बराबर क्या था टी बाई रूट 37 बाई 3 रूट 5। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टी इंटू रूट 37 अपॉन 3 रूट 5, तो क्या होगा, तो रूट 37 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई 3 आपका बचेगा। ठीक है, टी बाई रूट 5 बचेगा, और सेम जो है यहाँ से भी लेंगे टी बाई टी 1 बाई रूट 5, तो हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टी बराबर 6 इंटू 3 इंटू रूट 5 बाई 4 आ जाएगा, और टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो टी की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट आपका हार्ड क्वेश्चन हो गया। इसको भी आप जो है ये बेसिकली ये जनरल क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स में रेयर ही पूछे जाएंगे, बट आपको क्या नाम है ऐसे क्वेश्चन की भी जो है प्रैक्टिस करनी होगी, और इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सीढ़ी के भार से आधे भार वाला एक व्यक्ति 2/3 ऊंचाई पर चढ़ा हो तो रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रस्से में तनाव ज्ञात कीजिए और दोनों सिरों पर प्रतिक्रिया भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनका कहना है कि मान लीजिए कोई सीढ़ी है तो उसके 2/3 उसके आधे भार वाला व्यक्ति, यानी कि अगर ये मान लीजिए ये सीढ़ी हमारा है जिसका वेट जो है डब्लू नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो इसके आधे भार वाला व्यक्ति यानी कि W/2 वेट वाला व्यक्ति जो है वो 2/3 चढ़ चुका है सीढ़ी की। अगर मान लीजिए टोटल लेंथ L है तो 2/3 L वो चढ़ चुका है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है आपको क्या क्या निकालना है, एक तो आपको टेंशन निकालना है, ये जो आपका यहाँ पे रस्सा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको टेंशन निकालना है। साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, दोनों एंड पे रिएक्शन निकालनी है। तो अगर हम मान के चलें कि जो टेंशन है आपके रस्से में और जो रिएक्शन है वो RS है और टेंशन हमारा T है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सीढ़ी का वेट दिया हुआ है 750 न्यूटन, तो जो व्यक्ति होगा उसका वेट कितना हो जाएगा 375 न्यूटन। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद बात करें, मान लीजिए सीढ़ी जो है वर्टिकल से, जो वर्टिकल आपकी लेंथ 4 मीटर दी हुई है, तो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे रखी हुई है। तो अगर tan थीटा की बात करेंगे तो आपको 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो 4/3 आपका tan थीटा की वैल्यू आएगी। अब बात करें ये जो आपका एंगल है, जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये P पॉइंट जो है PEA, ठीक है, अगर हम बात करें ट्रायंगल PEA की तो उसमें देखिएगा, सॉरी FEA, ये जो जहां पे W/2 आपका आदमी का वेट लग रहा है, F पॉइंट, E पॉइंट और A पॉइंट, ये इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो चूंकि हमें 375 वेट पता है, ठीक है, उसके अलावा हमें थीटा जो है वो नहीं पता है। तो बात करें इस ट्रायंगल में तो आपको tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, FE/AE। अब अगर AE निकालेंगे तो FE/ tan थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो जो ये आपका ट्रायंगल AEF है और ट्रायंगल ABC है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो जो इनकी आर्म्स का रेशियो होगा, जैसे कि FE/ आपका AF कर लीजिए या AE कर लीजिए, तो हमें पता क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि हाँ, तो देखिए FE/, जैसे हमें FE नहीं पता है, हमें ये पता है कि जो लेंथ AF है वो 2/3 लेंथ AB है। तो अगर हम AB को L मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/3L। तो अगर बात करें सिमिलर ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से जो FE/ लेंथ AF यानी कि 2/3L, FE/ 2/3L ये किसके बराबर होगा, CB/AB यानी कि L। तो यहाँ से L का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और CB की वैल्यू आपको 4 पता है ना। तो जो आपकी FE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 × 2/3, यही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सिमिलरिटी का यूज करके और FE की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 4/3 अपान में है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी AE की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें, फोर्सेस को हम बैलेंस कर लिए। ये देखिए, ये इसलिए पहले निकाल लेते हैं कि इनकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब फोर्सेस को बैलेंस करिए तो देखिए
अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करें, ठीक है, तो एक तो आपका रिएक्शन ऊपर आर लग रहा है, ठीक है, और नीचे जो है टेंशन है, तो टेंशन टी अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं तो आर हमारा ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा, तो टी माइनस आर इक्वल टू 0, यानी कि जो जितना आर रिएक्शन बी पे लग रहा होगा उतना रस्सी में टेंशन होगा, यानी कि टी इक्वल टू आर। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल की बात करें तो एक जो पॉइंट ए पे रिएक्शन लग रही है एस, उसके अलावा वेट जो आपका सीढ़ी का वेट है जी, और जो आदमी का वेट है W/2, तो S माइनस W/2, इस तरीके से S बराबर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 750 बराबर 1125। तो जो X ए पॉइंट पर रिएक्शन है वो हमें पता चल गया। अब हमें जानना क्या है, हमें जानना है T और R। तो A के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो S हमारा चूंकि S उसी पॉइंट पे पास हो रहा है उसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। बात करेंगे T की, तो T का भी मूवमेंट 0 होगा क्योंकि T भी उसी पॉइंट पे पास हो रहा है। बात करें अब नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट फोर्स हमारी है W। W की डिस्टेंस AD है जो कि अभी हमने निकाली हुई है, W की डिस्टेंस आपको दी हुई है, और अगर नहीं दी, एक सेकेंड, W की डिस्टेंस आपको नहीं दी है तो आप सिमिलरिटी से सेम जो है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, AD की डिस्टेंस ADG सिमिलर टू ABC, और यहाँ पे AD बाई आप कुछ भी ले लीजिए, AD बाई आप चाहे AG ले लीजिए, हाँ, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे लगता है ना, तो वैसे भी अगर मिडिल पॉइंट पे लग रहा है तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा 3 का, तो 1.5 इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपका W इंटू AD हो जाएगा माइनस W/2 यानी कि 375 इंटू ये डिस्टेंस ए ही आपने अभी यहाँ पे निकाला हुआ है 2 मीटर। फिर उसके बाद जो रिएक्शन होगा R, उसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, तो हम इसको लिख देंगे और यहाँ से हमें जो है वो रिएक्शन पता चल जाएगी। अब जो हमारा टेंशन होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा। तो जो है लगभग हमने इस थर्ड यूनिट में सारे के सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं, और जो न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से लेके और इजी न्यूमेरिकल तक तो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के बाद आपकी ये थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है, और अगर किसी को कोई डाउट है कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिटन सोल्यूशन, ठीक है, अल्टरनेटिव्स अगर कोई पॉसिबल होगा तो अल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू और चाहे आपको मैं ग्रुप में ही वो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग अब अपना जो यूनिट थर्ड तक है उसको अच्छे से कुछ क्या नाम है प्रिपेयर करिएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका टेस्ट है वो 3rd ऑफ जून आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो उसमें आपको बेसिकली वो मेजर टेस्ट नहीं होगा, एक माइनर टेस्ट होगा जिसमें मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जब मौका मिलेगा तो उसके बाद फिर हम मेजर टेस्ट भी लेंगे। उसके साथ मैं आपको असाइनमेंट भी सेम डे या उसके नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दूंगा। वो असाइनमेंट भी आपको लोग को प्रॉपर बना के अपने पास भी रखना होगा, और अगर प्लेटफॉर्म पे कहूँगा तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। चलिए क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और जो है अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी फ्रिक्शन। तो यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।